जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आई धमकी। ऑपरेशन गंगा में इंडियन एयरफोर्स सक्रिय रूप से शामिल। रशिया पर अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत रशिया के S-400 डील पर नहीं पड़ेगा कोई भी असर। इंडियन एयरफोर्स को 100% स्वदेशी बनाने के लिए बहुत ही एग्रेसिव तरीके से चल रहा है काम और वायु शक्ति एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के 148 एयरक्राफ्ट कर रहे हैं पार्टिसिपेट। आज यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को 7वां दिन हो चुका है और अभी तक इससे जुड़े जो भी मेजर अपडेट सामने आए हैं वो आपके सामने इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला तो ये कि जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें इस बात की संभावना जताई गई थी कि जिस तरीके से अमेरिका ने रशिया पर एक के बाद एक बड़े बड़े सैंक्शंस लगा दिए हैं तो फिर उसका असर भारत और रशिया की कई सारी इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स जैसे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, तलवार क्लास फ्रिगेट्स और AK-203 असॉल्ट राइफल्स जैसी डील्स हैं। तो इन प्रतिबंधों का असर इन डील्स पर पड़ने की संभावना भी जताई गई थी और ये भी कहा गया था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में हमें देरी देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि आज भारत में रूसी राजदूत की तरफ से कंफर्म किया गया है कि रशिया पर अमेरिका के प्रतिबंधों का असर भारत के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की डील और उसकी सप्लाई पर नहीं पड़ेगा और इन प्रतिबंधों की वजह से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील पर रशिया को कोई भी इशू नजर नहीं आ रहा है। और उनका यह भी कहना था कि भारत और रशिया एक स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं और हम भारत का आभार व्यक्त करते हैं कि यूएन में इस पूरी सिचुएशन में उन्होंने अपनी बैलेंस्ड पोजीशन को डिस्प्ले किया है, क्योंकि उनके मुताबिक भारत इस पूरे क्राइसिस की गहराई को अच्छी तरीके से समझता है। और इस पूरे क्राइसिस में भारत ने जो बैलेंस्ड पोजीशन अपनाई है वो इसलिए नहीं है कि रशिया के हथियारों पर उसकी निर्भरता है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि भारत इस पूरी सिचुएशन की रियलिटी को जानता है। और उनका यह भी कहना है कि कीव के टीवी टावर अटैक के अलावा रशियन आर्मी ने किसी और रेजिडेंशियल एरियाज या सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है और कीव के टीवी टावर पर अटैक करने से पहले भी चेतावनी जारी की गई थी। इसके अलावा यूक्रेन में हुई शेलिंग में जो भारतीय छात्र की मृत्यु हुई है तो रूसी राजदूत ने उस मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराने की भी बात कही है। इसके अलावा इस क्राइसिस के बीच यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के तहत जो ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया है तो अब इंडियन एयरफोर्स भी इस ऑपरेशन गंगा में सक्रिय रूप से शामिल हो चुकी है। और जबकि रोमानिया से भारतीय छात्रियों को इवैक्यूएट करा के इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट आज रात न्यू दिल्ली में लैंड करेगा और इंडियन एयरफोर्स ने इस इवैक्यूएशन के लिए अभी तक अपने 4 एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया है। और जबकि आज यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से एक और अर्जेंट एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत ही खार्किव को छोड़कर पैसोचिन, बाबे और बेजलियोडोव्का की तरफ मूव करने के लिए कहा गया है, क्योंकि खार्किव के हालात बेहद ही बुरी तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं। और इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि रशिया की तरफ से उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसी के आधार पर यह एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीयों को वापस लाने के लिए अगले 24 घंटे के लिए करीब 15 फ्लाइट शेड्यूल की गई हैं और इनमें से कुछ फ्लाइट्स ऑलरेडी अपने रास्ते में हैं और पिछले 24 घंटे में भारत में 6 फ्लाइट्स लैंड भी हुई हैं। और अगर टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स की बात करें तो अभी तक 15 फ्लाइट्स भारत में लैंड हो चुकी हैं और इन फ्लाइट्स में टोटल 3,352 इंडियंस को वापस लाया जा चुका है। और ऐसा भी अनुमान है कि एडवाइजरीज जारी करने के बाद से करीब 17,000 इंडियन नेशनल्स ने यूक्रेन बॉर्डर्स को छोड़ा है। इसके अलावा कीव में जो भारतीय दूतावास है उसे लवी में एक टेम्परेरी ऑफिस स्थापित करने के लिए कहा गया है ताकि भारतीयों के लिए बॉर्डर क्रॉसिंग्स को वे फैसिलिटेट कर सकें। और भारतीय विदेश मंत्रालय का ये भी कहना है कि हम ईस्टर्न यूक्रेन तक पहुंचने के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि वहां पे जो हमारे सिटीजन्स फंसे हैं उन्हें भी मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि जो रास्ते हैं वो हमेशा ओपन नहीं रह रहे हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात को रशियन राष्ट्रपति से दोबारा से बात करने वाले हैं तो इसके जवाब में उनका कहना था कि प्रधानमंत्री कई अलग अलग देशों के लीडर्स के साथ बात कर रहे हैं और अगर इस तरह की कोई बातचीत होती है तो वो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे, लेकिन ये बातचीत होने से पहले हम आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भारतीयों ने अपने पासपोर्ट को खो दिया है तो उन सभी के लिए एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट को इश्यू करने का मैकेनिज्म भी जारी किया गया है। इसके अलावा आज कुछ ऐसी फुटेज भी देखने को मिली है जिस पर रशियन डेलीगेशन सरेंडर पर बात करने के लिए कोनोटॉप सिटी में आए थे और जिस पर उनका ये कहना था कि अगर यूक्रेनियन फोर्सेस सरेंडर नहीं करती हैं तो जो सिटी है वो इस लड़ाई में खत्म हो जाएगी। इसके अलावा रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नेटो के साथ किसी भी तरह का इंसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि उनके अलायंस ने यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई को अभी भी जारी रखा है और इसलिए उनका कहना था कि रशिया और नेटो के बीच अभी भी कोलिजन होने का रिस्क बना हुआ है। और जबकि रशिया के विदेश मंत्री की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो वो न्यूक्लियर होगा और डिजास्टर्स होगा। और वहीं यूक्रेन का विदेश मंत्रालय यह दावा कर रहा है कि यूक्रेन के लिए करीब 19 कंट्रीज ने वेपन्स को सप्लाई किया है। और जबकि यूक्रेन इन्वॉय ने यूक्रेन में रशिया के हमले को राजपूत के खिलाफ मुगल्स के मैसेकर को कंपेयर किया है। वैसे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि इस तरह का कंपैरिजन कहां तक जस्टिफाइड है। रशियन राजदूत के बाद आज इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ
एयर मार्शल संदीप सिंह का कहना था कि इंडियन एयरफोर्स रशिया पर अमेरिकी प्रतिबंधों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होगी और दोनों देशों के साथ भारत के जो संबंध हैं वो बेहद मजबूत हैं। और उनका ये भी कहना था कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो बेहद ही डिफिकल्ट है, लेकिन रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो ऐसे ही जारी रहेंगे। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि इंडियन एयरफोर्स की वायु शक्ति एक्सरसाइज अब 5 मार्च नहीं बल्कि अब 7 मार्च से जैसलमेर के पोखरण रेंज में आयोजित करने के लिए शेड्यूल किया गया है। और इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के 148 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ऐसा पहली बार होगा जब इस एक्सरसाइज में रफाल फाइटर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। और बाकी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स ने ये भी बताया है कि इस ग्रैंड लेवल की एक्सरसाइज में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। और इस बार जो 148 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से 109 फाइटर जेट्स हैं। और इसी बीच हमारी तरफ से पड़ोसियों के लिए संदेश है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि ये केवल एक एक्सरसाइज है। वैसे आपको एक जानकारी और देते हैं तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय द्वारा फंडेड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है ISSI, आईसिस नहीं ISSI, जिसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद। तो इस पाकिस्तानी थिंक टैंक ने 28 फरवरी को बालाकोट स्ट्राइक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिस्टेबलाइजिंग साउथ एशिया के टाइटल के साथ एक प्रेस रिलीज जारी करी थी। और इसी प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश इलेक्शंस को हार जाती है तो इस बात की संभावना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख अपना सकते हैं और बालाकोट स्ट्राइक जैसी चीज फिर से हो सकती है। और हम ये अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये ISSI के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी मेंशन है। और बाकी इस पर तो हम बस यही कहेंगे कि ये डर हमें अच्छा लगा। और ऊपर से इस पाकिस्तानी थिंक टैंक की जो शॉर्ट फॉर्म है ISSI, तो ये ऐसा है जिससे हर कोई आईसिस से कंफ्यूज हो जाएगा। वैसा कोई ज्यादा फर्क है भी नहीं। और इसलिए हम पहले से कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो ये 7 मार्च को एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाली है ये एक तो बहुत बड़े लेवल पर होगी और पाकिस्तानी सीमा से ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए जो हमारे पड़ोसी हैं उनको घबराना नहीं है। हम फिलहाल कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं और जब स्ट्राइक करनी होगी तब वो हो जाएगी, उसके बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। इस यूक्रेन क्राइसिस के बीच इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स के मामले में 100% इंडिजनाइजेशन पर एम कर रही है, लेकिन इस 100% मार्क को रीच करने में अभी समय लगेगा। और साथ में उनका यह भी कहना था कि केवल रक्षा मंत्रालय ही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स ने खुद ही इस 100% स्वदेशीकरण वाले टारगेट तक पहुंचने के लिए एक वेरी एग्रेसिव टाइमलाइन को सेट किया है। और इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि आने वाले वर्षों में इंडियन एयरफोर्स के मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम्स स्वदेशी तौर पर ही डिजाइन और प्रोड्यूस किए जाएंगे, क्योंकि आखिर में हमारा जो फाइनल एम है वो है आत्मनिर्भर बनना। और ये भी बताया गया कि जो MMRCA 2.0 वाली डील है, भले ही चाइनीज वायरस की वजह से इसने कुछ देरी का सामना किया है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये आगे बढ़ रहा है और इंडियन एयरफोर्स अपने आप को 100% स्वदेशी फोर्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। और ये वाकई में एक बेहद ही अच्छी खबर है, क्योंकि इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने हमको एक बार फिर से बता दिया है कि आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के तौर पर जो इंडियन नेवी ने इजराइल के स्मैश 2000+ सिस्टम्स के लिए ऑर्डर प्लेस किए थे, तो नेवी के लिए इन सिस्टम्स की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि कितनी संख्या में ये सिस्टम्स नेवी को डिलीवर किए जा रहे हैं। और बाकी जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो ये स्मैश 2000+ सिस्टम है ये इजरायली कंपनी स्मार्ट शूटर द्वारा बनाया गया एक ऐसा खास तरह का फायर कंट्रोल सिस्टम है जो कि किसी साइट की तरह असॉल्ट राइफल के ऊपर माउंट हो जाता है और इसकी मदद से ड्रोन्स जैसे थ्रेट को आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। और ये सिस्टम भारत में BSF और पंजाब पुलिस को भी ऑफर किया गया है, क्योंकि अक्सर भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन्स की एक्टिविटीज होती रहती हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो असम में प्रोजेक्ट नेत्र को स्टार्ट करेगी। बता दें कि नेत्र का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। और इस प्रोजेक्ट नेत्र के लिए इसरो ने असम गवर्नमेंट से 100 एकर्स ऑफ हाई लैंड उन्हें प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट की है। और असम गवर्नमेंट ने इसरो के इस प्रोजेक्ट के लिए कामरूप डिस्ट्रिक्ट में चंद्रपुर में एक लैंड को आइडेंटिफाई किया है। और आसान शब्दों में आपको समझा दें कि जो ये प्रोजेक्ट नेत्र है ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसकी मदद से एक ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्थापित किया जाए जो अंतरिक्ष में घूम रहे मलबे जो कि इंडियन सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन सकते हैं, तो उन खतरों के बारे में हमें पहले से वार्न कर दे। और बाकी असम से जुड़े कुछ और अपडेट भी सामने आए हैं, जैसे कि असम गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि असम में अफस्पा कानून को 6 और महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसको लेकर जारी की गई ऑफिशियल रिलीज के मुताबिक असम में पिछले 6 महीने की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस अफस्पा कानून को 6 और महीने के लिए एक्सटेंड करने का फैसला लिया गया है और ये कानून पूरे एंटायर स्टेट में एक्सटेंड किया गया है। बाकी एक अपडेट ये भी सामने आया है कि भारत म्यांमार सीमा के साथ मिजोरम के सिहार डिस्ट्रिक्ट से असम राइफल्स ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स रिकवर किए गए हैं।
लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं जिनमें इस बात की चेतावनी जारी की गई है कि इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत में साइबर अटैक्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और ये जो हैकर्स हैं कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि पावर, बैंकिंग, टेलीकॉम, इन सभी को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में ANI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि किस तरीके से भारत की आन बान और शान तिरंगा यूक्रेन में फंसे केवल भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तान और टर्की के नागरिकों को भी वहां से निकलने में किस तरीके से मदद कर रहा है। और इसी रिपोर्ट में कुछ इंडियन स्टूडेंट्स के हवाले से बताया गया है जो कि यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे हैं कि भारत के राष्ट्र ध्वज ने केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी और टर्किश छात्रों को भी सेफली बॉर्डर्स को क्रॉस करने में मदद की है। और जबकि एक छात्र का तो यह भी कहना था कि यूक्रेन में हमें बताया गया है कि अगर हम भारतीय हैं और अपने साथ भारत का राष्ट्र ध्वज कैरी कर रहे हैं तो हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने कलर स्पेस का इस्तेमाल करके भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा बनाया और भारत के ही राष्ट्र ध्वज का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी और टर्किश स्टूडेंट्स ने भी चेक पॉइंट्स को पास किया है। और कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी देखने को मिली हैं जिनमें यह भी कहा गया है कि यूक्रेन में फंसे कुछ पाकिस्तानी छात्रों ने किस तरीके से भारतीय तिरंगा को अपने हाथ में लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए यूक्रेन से सेफली बाहर निकले हैं। अब बाकी इस पर आगे हम और क्या ही कहें, ये सारी चीजें अपने आप में सारी कहानी बयां करती हैं। और बाकी एक अपडेट ये भी सामने आया है कि नेपाल के बाद अब भूटान ने भी फैसला लिया है कि वो UN जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ वोट करेगा। और जबकि इस क्राइसिस के बीच फ्रांस द्वारा उनके रफाल फाइटर्स पोलैंड में डिप्लॉय होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। और बाकी उम्मीद है कि इसी तरीके से सारे लेटेस्ट अपडेट्स तेजी से पाने के लिए आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा। लेकिन अगर आप में से कोई है जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमें ज्वाइन जरूर करें क्योंकि वहाँ पे आपको डिफेंस रिलेटेड सारे अपडेट्स बहुत तेजी से मिलते रहते हैं। और बाकी अब समय हो गया आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 1989 में श्रीलंका में चलाए गए ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल विजय कुमार बख्शी वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और जबकि आज के दिन 1966 में जिम्मेदार लाल बहादुर कामे, राइफलमैन जीत बहादुर थापा, राइफलमैन TKC वारके और राइफलमैन सरबदन सुनार ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और जबकि आज के दिन 2000 में राइफलमैन रामनाथ साहब भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जबकि आज का ही वो दिन है जब 2006 में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता संपन्न हुआ था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।